हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोगों का जो कल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और अब मॉडर्न हिस्ट्री के बस एक दो वीडियोज और आएंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके शेड्यूल में बस एक ही दो क्लासेस और बची हुई हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था गांधीवादी काल में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, जिसे हम स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं। तो उन राष्ट्रीय आंदोलनों का हम लोगों ने 1935 तक का जो भी घटनाएं हुई उसको हम लोगों ने क्रमवार चर्चा कर ली थी। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोगों ने जो व्हाइट लेटर आया हुआ था, तो व्हाइट लेटर तक का हम लोगों ने सारी घटनाएं पढ़ ली थी। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम से कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को 1935 का भारत सरकार अधिनियम को देखेंगे कि उसमें क्या प्रावधान थे, क्या उसके उद्देश्य थे, क्या परिणाम उसके निकले। फिर उसके बाद क्रम से हम लोग 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुए उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए फिर जो आगे घटनाएं थी, जैसे कि कांग्रेस के द्वारा सरकार का गठन करना, फिर कांग्रेस के द्वारा सरकार से इस्तीफा दे देना, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की वहां पे क्या भूमिका रही, आगे बढ़ते हुए अगस्त प्रस्ताव से लेकर के और फिर क्रिप्स प्रस्ताव पढ़ करके और आगे बढ़ते हुए कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन योजना और इस तरीके से भारत को विभाजन। तो आज हम लोग भारत के विभाजन तक का, भारत का स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता के साथ ही साथ विभाजन भी कर दिया जाएगा दो डोमिनियन स्टेट्स में। तो आज हम लोग यहाँ तक का पूरा क्लास कवर करेंगे। कल की जो वीडियो आएगी, कल की वीडियो में जो छोटे छोटे जो आंदोलन हुए, जो विद्रोह हुए, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके क्या प्रावधान रहे, प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करेंगे। 1935 के प्रमुख प्रावधानों की, उसमें हम लोग देखेंगे कि 1935 का जो अधिनियम आया उसमें जो प्रावधान डाले गए, उसमें सबसे पहला अगर हम चर्चा करें तो उसमें ये कहा गया, इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाएगी और उस संघ के अंतर्गत कुछ ब्रिटिश प्रांत भी शामिल होंगे और कुछ जो भारतीय देशी रियासतें हैं वो भी शामिल होगी। यानी कि एक भारत संघ का गठन किया जाएगा जिसमें जो भारत के ब्रिटिश शासित प्रांत हैं वो और कुछ ऐसे क्षेत्र जो देशी रियासतों के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि इन सबको मिलाकर के एक भारत संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसमें एक दूसरा प्रावधान ये किया गया 1935 के अधिनियम में, कहा गया कि एक गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल के पास सारी शक्तियां रहेंगी। देखिए, 1935 के अधिनियम में अब बहुत सारी कुछ अधिकार भी देने की बात चल रही थी भारतीयों को, तो उसी क्रम में कहा गया कि ठीक है, भारतीयों को शामिल किया जाएगा, विधान परिषद में भी शामिल किया जाएगा, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भी शामिल किया जाएगा। लेकिन ये कहा गया कि गवर्नर जनरल के पास अभी भी जो अंतिम शक्तियां हैं, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो अभी भी गवर्नर जनरल के पास सीमित रहेंगी। ठीक है, दूसरा प्रावधान ये था कि संघ का प्रधान, जो भारत संघ बनाया जा रहा था ब्रिटिश प्रांत और देशी राष्ट्रों को मिला करके, तो कहा गया कि जो उस संघ का प्रधान होगा वो गवर्नर जनरल होगा और सारी शक्तियां उस गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित होंगी। ठीक, तो एक प्रावधान हो गया कि एक संघ होगा। एक प्रावधान की अगर बात करें तो पहले क्या हो गया, एक संघ होगा, दूसरे में संघ का प्रधान गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से इसमें यह प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम में कि जो केंद्रीय विधानसभा है, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, केंद्रीय विधान परिषद, उसको कहा गया कि अब द्विसदनात्मक होगी। ठीक है, यानी अब क्या हो जाएगी, इसमें दो सदन होंगे। दो सदन कौन कौन से, एक वही एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। तो कहा गया जो केंद्रीय जो विधान परिषद है उसको अब केंद्रीय विधानमंडल को दो सदन में विभाजित किया जाएगा। वो द्विसदनात्मक संस्था हो जाएगी। एक तो हो जाएगी जैसा कहेंगे राज्य परिषद और दूसरे को हम लोग कहेंगे संघीय सभा। ठीक है, एक राज्य परिषद और दूसरे संघीय सभा। तो कहा गया कि द्विसदनात्मक जो है, जो केंद्रीय विधान परिषद है वो द्विसदनात्मक हो जाएगी। इसमें तीसरा क्या था,
द्विसदनात्मक केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। यानी जो केंद्रीय विधान परिषद है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वह द्विसदनात्मक हो जाएगी, ठीक है। एक तो राज्य परिषद और दूसरा संघीय सभा। संघ में आपकी द्विसदनात्मक संस्था हो गई। द्विसदनात्मक संस्था में एक आपकी द्विसदनात्मक संस्था की अगर बात करें तो एक आपकी संघीय सभा और दूसरी राज्य परिषद। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद में और संघीय सभा इन दोनों में सीटों का निर्धारण भी किया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर ले, कितने कितने सीटों का निर्धारण किया गया। तो देखिए, जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद में 260 सीटें डिसाइड की गई कि राज्य परिषद में कितनी सीटें होंगी, 260। इन 260 सीटों में ये हुआ कि जो 156 सीट होंगी ये होंगी इलेक्टेड और 104 सीटें ये होंगी नॉमिनेटेड, ठीक है। 156 सीटें इलेक्टेड होंगी और 104 सीटें नॉमिनेटेड होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस था। जैसे ये राज्य परिषद क्या है, राज्य परिषद अपर हाउस है और संघीय सभा क्या थी, लोअर हाउस थी। तो अच्छा, अभी हम लोग अगर प्रेजेंट में देखते हैं तो लोकसभा में जो इलेक्टेड सीटें होती हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरी जाती हैं और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरी जाती हैं, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहां पर जस्ट इसका अपोजिट था। यहां पर जो संघीय सभा की जो सीटें हैं ना, देखिए यहां पर राज्य परिषद में तो टोटल 260 सीटें हैं, 156 इलेक्टेड और 104 नॉमिनेटेड। वहीं अगर संघीय सभा की बात करते हैं तो संघीय सभा में 250 सीटें इलेक्टेड थी और 125 सीटें नॉमिनेटेड थी, ठीक। तो संघीय सभा में देखिए सीटें ज्यादा है, सॉरी, हाँ ठीक। तो टोटल इसमें कितनी सीटें हो गई, 375। तो देखिए यहां पर जस्ट इसका अपोजिट है। यहां पर जो 156 सीटें हैं ना अपर हाउस की, वो आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सीटें थी और 104 जो सीटें हैं वो देशी रियासतों के द्वारा नॉमिनेटेड है। 156 डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्टेड और 104 सीटें नॉमिनेटेड देशी रियासतों के द्वारा। वहीं जो संघीय सभा है, जो लोअर हाउस है, उसमें जस्ट प्रेजेंट टाइम का अपोजिट था। जो 250 सीटें जो इलेक्टेड वाली थी वो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भरी जानी थी, ठीक है। एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है तब में और अब में। उस समय लोअर हाउस की जो इलेक्टेड सीटें थी वो प्रांतीय विधानसभाओं के, प्रांतीय जो विधानमंडल है उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जानी थी, ठीक है। और 125 सीटें जो इसमें थी संघीय सभा में वो भी देशी रियासतों के द्वारा नॉमिनेटेड थी, ठीक है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसमें जो लोअर हाउस की सीटें थी इलेक्टेड वाली वो अप्रत्यक्ष रूप से भरी जानी थी, जबकि अपर हाउस की सीटें डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जानी थी। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है, आम जनता के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा, काफी एक ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जब द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई संघ में, तो उसमें सीटों का जो बंटवारा है उसके बारे में पूछ सकता है, कितनी सीटें निर्धारित हुई, और ये पूछ सकता है कि उसमें डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा कौन सी सीटें भरी जानी थी। तो अपर हाउस की जो सीटें थी 156 वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भरी जानी थी, ठीक है। एक ये हो गया 1935 के अधिनियम का प्रावधान, ठीक है। अगले प्रावधान की अगर बात करेंगे तो उसमें ये कहा गया कि जो प्रांत हैं, प्रांतों में उस समय द्विसदनात्मक व्यवस्था चल रही थी, तो कहा गया प्रांतों की द्विसदनात्मक व्यवस्था को समाप्त करके और प्रांतों को स्वायत्तता दिया जाए। तो प्रांतीय स्वायत्तता की यहाँ पर प्रावधान किया गया, ठीक है। चौथा प्रावधान क्या है, चौथा प्रावधान है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात की गई, ठीक है। संघ में केंद्रीय संघ में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात की गई, ठीक है। इसके बाद केंद्र में
और राज्यों में दोनों जगह पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, द्वैध शासन में यानी कि जो कार्य है, जो विषय है, उनका बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई और इस द्वैध शासन के अंतर्गत जो सब्जेक्टों का बंटवारा किया गया वो आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, इन दो सब्जेक्ट में विषयों का बंटवारा किया गया। इन दो आधारों पर जो विषय हैं, जो कार्य हैं, उन कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या है, जो आरक्षित जो विषय थे, देखिए दोनों डिफरेंस समझिए। एक तो द्विसदनात्मक संस्था, द्विसदनात्मक संस्था में क्या है कि जो व्यवस्थापिका होगी वो द्विसदनात्मक हो जाएगी। और अगर कहा जाए कि अगर जो ये कहा जाए कि विषयों का बंटवारा यानी कि द्वैध शासन, ठीक है, डायरकी अगर बात किया जाए, ठीक है, द्वैध शासन, तो उसमें क्या है, उसमें विषयों का बंटवारा किया गया, कार्यों का, हस्तांतरित और आरक्षित। अच्छा, जो आरक्षित जो विषय हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट थे उनको शामिल किया गया, जैसे कि सेना, राजस्व, ठीक है, संचार, विदेश संबंध, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं वो आरक्षित विषयों में शामिल किए गए। और इन आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, या ये जो आरक्षित विषय हैं वो जो वायसराय है, वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो ठीक, देखिए दो सब्जेक्ट हो गए, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय में क्या है, देखिए उस दोनों में डिसीजन वायसराय ही लेगा, लेकिन अंतर समझेगा, जो आरक्षित विषय है, रिजर्व सब्जेक्ट, उसमें जो वायसराय है वो उसका जो डिसीजन है, उसका जो कार्यवाही करेगा उस पे, वो अपनी जो कार्यकारिणी परिषद है उसकी सलाह पर करेगा। और इसकी जो कार्यकारिणी परिषद है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट पे अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और वहीं जो हस्तांतरित विषय हैं, उन हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जनरल, ये जो इलेक्टेड मेंबर है ना, इन इलेक्टेड मेंबर के, जो व्यवस्थापिका के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, उन इलेक्टेड मेंबर की सलाह पर करेगा। ठीक, कौन से सब्जेक्ट, हस्तांतरित सब्जेक्टों के बारे में निर्धारण। और हस्तांतरित सब्जेक्ट में कौन कौन से जो हस्तांतरित विषय हैं उसमें कौन कौन से विषय को शामिल किया गया, तो जैसे कि आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, सफाई हो गई, क्लियर, जितने भी खर्चे वाले सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, ये सारे के सारे किसमें शामिल कर लिए गए, हस्तांतरित विषय में। और उन हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल, ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इन इलेक्टेड मेंबर की सलाह पर कार्य करेगा। क्लियर, डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा दोनों में। आरक्षित जो विषय है वो तो गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित कर लिए गए, उस पर किसी भी इलेक्टेड मेंबर को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, जिसमें सारे के सारे मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, केवल वो ही उस पर अपना सलाह मशवरा दे सकते हैं और उनकी सलाह पर गवर्नर जनरल कार्य करेगा। लेकिन जो हस्तांतरित विषय है वो एक तरीके से अशांति ना हो और जो भारतीय हैं उनको ये लगे कि हाँ ठीक है हमारी भी पूंछ हो रही है, इस वजह से जो इलेक्टेड मेंबर थे इसमें भारतीय भी शामिल थे। अधिकतर क्योंकि इस समय मूवमेंट हो ही रहा था तो भारतीयों को भी व्यवस्थापिका में शामिल किया गया। तो उसमें जो है उन इलेक्टेड मेंबर से सलाह लेकर के गवर्नर जनरल कार्य करेगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और है कि गवर्नर जनरल जब भी चाहेगा तो हस्तांतरित विषयों को आरक्षित विषयों में कन्वर्ट कर देगा। जब भी गवर्नर जनरल चाहेगा हस्तांतरित विषय के जो भी सब्जेक्ट हैं हस्तांतरित सूची वाले, उनको किसमें कन्वर्ट कर देगा, उनको रिजर्व सब्जेक्ट में शामिल कर लेगा। और इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं इनको उन सब्जेक्ट्स पे सलाह देने का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, फिर द्वैध शासन, और द्वैध शासन में आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित दो विषयों में बांट दिया गया। ठीक है, आरक्षित में क्लियर है, अपनी जो कार्यकारिणी परिषद है उसकी सलाह पर कार्य करेगा। हस्तांतरित में ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं इनकी सलाह पर कार्य करेगा। और ये क्या है कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया द्वैध शासन। फिर इसी में 1935 के अधिनियम में एक पॉइंट और शामिल किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है, 1935 के अधिनियम में ये भी शामिल किया गया
कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए। तो ये भी इसमें एक शामिल है। छठवां अगर हम देखते हैं तो छठवें में बर्मा भारत से अलग, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, ये भी इसमें शामिल है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, वही प्रांतों में जो द्वैत शासन चल रहा था उसको समाप्त करके और वहां उसको क्या कर दिया जाए, उनको स्वायत्तता दे दी जाए। ठीक है, उनको स्वायत्त संस्थान घोषित कर दिया जाए। तो ये मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया। प्रांतों में चूंकि द्वैत शासन चल रहा था तो प्रांतों की जो द्वैत शासन है उसको समाप्त करके और प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की जाए। ठीक है, चलिए दो और महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट शामिल किए गए। एक तो शामिल किया गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए, ये भी आप लिख लीजिए, जगह नहीं है अभी। फिर ठीक है, एक तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए और दूसरा भारत में संघीय बैंक की स्थापना की जाए। और यही जो 1935 का अधिनियम है यही रिजर्व बैंक की स्थापना का मूल आधार रहा। ठीक है, तो दो पॉइंट इसमें आपको लिखना है। एक तो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए, जो कि हमारे दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है वो इस समय की देन है, और जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारत में एक संघीय बैंक की स्थापना की जाए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट लिखिए। सातवां, संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक, संघीय बैंक। ठीक है, ये भी शामिल किया गया। तो ये तो कुछ प्रमुख प्रावधान हो गए जो 1935 के अधिनियम में दिए गए थे। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट लीजिए, ये है कि उड़ीसा और सिंध को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि उड़ीसा और सिंध, अभी जो उड़ीसा है तो उड़ीसा बंगाल के अंदर आता था, तो बंगाल से उड़ीसा को अलग करके उसको भी एक प्रांत घोषित कर दिया जाएगा। और जो सिंध है, सिंध को भी एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी इसमें प्रावधान था। ठीक है, जो 1935 का नियम है कि उड़ीसा और सिंध को भी प्रांतों का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, प्रांत का दर्जा, उड़ीसा और सिंध को प्रांत का दर्जा दिया जाएगा। ये तो रहा 1935 का नियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 8-9 प्रमुख जो इसमें प्रावधान किए गए वो आपने देख लिए कौन कौन से हैं, जिसमें से मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, संघीय न्यायालय, संघीय एक बैंक, और उसके बाद आपको याद रखना है कि द्विसदनात्मक, संघ में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, और उसी से जो है फिर आपको जो राज्य परिषद है और संघीय सभा है इसका गठन। फिर आपको याद रखना है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, इन दो सब्जेक्टों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया। तो इतने पॉइंट याद रखिए 1935 के अधिनियम से। चलिए अब 1935 के अधिनियम के बाद आगे कहानी पढ़ते हैं। 1937 में क्या हुआ कि प्रांतीय चुनाव की घोषणा कर दी गई। ठीक है, इस समय सारा विद्रोह का समय चल ही रहा था, आंदोलन का समय। 1937 में प्रांतीय चुनाव की घोषणा कर दी गई। जैसे 1937 में प्रांतीय चुनाव की घोषणा होती है तो कांग्रेस भी अब इन चुनावों में, और जो अदर जो पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग, अन्य भी उस समय तक राजनीतिक पार्टियों का गठन हो चुका था, तो ये सब इस चुनाव में भागीदारी करने का निश्चय करते हैं। और देखेंगे हम लोग कि जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। तो इन ये प्रांतीय चुनाव होने हैं, इन प्रांतीय चुनावों के लिए अब क्या है, क्षेत्रों का बंटवारा किया जाएगा कि कितने प्रांतों में चुनाव होंगे। तो उस समय कुल 11 प्रांतों में चुनाव होने थे। ठीक है, उस समय भारत में जो चुनाव होने थे तो कुल 11 प्रांतों में होने थे चुनाव। तो हम 11 प्रांतों में, इन 11 प्रांतों को 3 गुटों में बांट दिया गया। ठीक है, एक जो ग्रुप था उसमें 5 स्टेट थे। 5 स्टेट में कौन कौन थे, मद्रास जो आपका मध्य प्रांत है वो, उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश जो था, उस समय का जो उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल था, एक आपका बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो 11 प्रांतों को 3 गुटों में बांटा गया। जो पहला गुट था उसमें 5 राज्य थे,
मद्रास, मध्य प्रांत, सीमांत प्रांत, जो यूपी वाला क्षेत्र है वो, बिहार और उड़ीसा। दूसरा जो ग्रुप है उस दूसरे ग्रुप में बांटा गया बंबई को। जो दूसरा ग्रुप था उसमें 3 राज्यों को रखा गया, जिसमें बंबई, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम, इनको रख दिया गया। ठीक है। और जो तीसरा जो ग्रुप रहा उस तीसरे ग्रुप में शामिल था बंगाल, पंजाब और सिंध। तीसरा जो ग्रुप है उसमें क्या क्या शामिल हो गया? बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक। तो ये 3 का ग्रुप ये अलग हो गया। इधर ये 5 का ग्रुप हो गया, मद्रास, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। ठीक। अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे ही देखा कि 1935 के अधिनियम के द्वारा ही सिंध और उड़ीसा ये 2 नए राज्यों का गठन हुआ है। उससे पहले देखिए 9 प्रांत थे। इन 2 प्रांतों को और नए प्रांत बनाए गए। इसको बंगाल से काट के जो उड़ीसा है, और सिंध को बंबई वाला जो पूरा क्षेत्र था उससे काट करके। तो अब 11 प्रांतों में कुल चुनाव होने थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों ने ही इन 11 प्रांतों के चुनाव में भाग लिया। इस 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से सफलता अर्जित की। ठीक है। कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा अधिक सफलता प्राप्त हुई। इसने 6 राज्यों में तो अपनी सरकार बनाई। ठीक है। 6 राज्यों में तो इसने पूर्ण जो है उसके साथ पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बना ली। 2 स्टेट ऐसे थे जिसमें इसने गठबंधन किया। ठीक है। और केवल 3 ही स्टेट ऐसे बचे जिसमें कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। ठीक है। तो देखिए कांग्रेस ने क्या किया, सरकार का गठन किया, जिसमें 6 प्रांतों में तो सरकार का 6 प्रांतों में कांग्रेस के द्वारा सरकार का गठन हुआ। पहले 11 प्रांत लिख लीजिए, कितने 11 प्रांतों में उस समय प्रांतीय चुनाव हो रहा था। मद्रास, मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। दूसरे ग्रुप में बंबई, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, असम, और तीसरे ग्रुप में बंगाल, पंजाब और सिंध। तो इन 11 राज्यों में 11 प्रांतों में चुनाव हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने सरकार का जो गठन किया वो कितने राज्यों में किया। कांग्रेस की तरफ सरकार का गठन, देखिए कांग्रेस ने 6 प्रांतों में तो कांग्रेस ने सरकार बना ली। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। ये 6 प्रांत कौन कौन से हैं? तो देखिए बंबई हो गया, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत जो है मध्य प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं आज का मध्य प्रांत, और जो का उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है। तो इन 6 राज्यों में तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। ठीक है। 2 प्रांत ऐसे थे, 2 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस के गठबंधन से अन्य दलों ने सरकार बनाया। उसमें नहीं कांग्रेस का गठबंधन रहा, लेकिन सरकार अन्य दलों ने बनाया। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो उन राज्यों में है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम। ये 2 राज्य ऐसे हैं, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम, कि कांग्रेस के नेतृत्व में इसमें अन्य दलों ने सरकार बनाई। कांग्रेस के गठबंधन से अन्य दलों द्वारा सरकार। ठीक। 6 प्रांतों में तो सरकार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम इसमें कांग्रेस के गठबंधन से अन्य दलों ने, जो वहां के लोकल दल थे, उनने सरकार बना ली उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में। उसके बाद सिंध में जो है, सिंध में भी अदर पार्टी के द्वारा सरकार बनाई। उसमें कांग्रेस की का गठबंधन नहीं हुआ, वहां के जो लोकल पार्टी थी उन्होंने आपस में गठबंधन करके और सिंध में सरकार बनाई। तो यहां पर गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार।
कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया, कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वहां की जो लोकल पार्टी थी उन्होंने आपस में गठबंधन करके सिंध में सरकार बना ली। ठीक, फिर आपका बचता है देखिए पंजाब, और आपका बचता है बंगाल। तो देखिए पंजाब और बंगाल दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कांग्रेस की स्थिति काफी निराशाजनक रही। वहां पर जो मुस्लिम लीग है उसको काफी बहुमत प्राप्त हुआ था, उसको काफी अधिक वोट प्राप्त हुए थे, और पंजाब और बंगाल दो ही ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कांग्रेस को काफी ज्यादा निराशाजनक स्थिति रही। ठीक है, जितना इनका अनुमान था उससे कहीं ज्यादा कम वोट मिले। ठीक है, तो बंगाल में भी मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी का गठन हुआ। बंगाल में मुस्लिम लीग प्लस कृषक प्रजा पार्टी, इन दो के गठबंधन से सरकार बनी। कहां पर? बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन से। वहीं पंजाब में मुस्लिम लीग और एक अन्य वहां की पार्टी थी मुस्लिम लीग, वह अन्य एक गठबंधन सरकार बनी। यानी कि मुस्लिम लीग कहीं पर भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई, जबकि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया। तो इससे जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं, जो उसके मुख्य जो है मोहम्मद अली जिन्ना, वो काफी ज्यादा निराश हुए, और इससे क्या होता है कि कांग्रेस से इनकी दूरी और बढ़ गई। ठीक है, वैसे भी इनकी खुन्नस चली रही थी, तो कांग्रेस से ये और अधिक नाराज हो गए। अब ये अपना बिल्कुल अलग होने की मांग और ज्यादा तीव्र रूप से उठाने लग गए। उससे तो हम पहले की घटना देखते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग का 1930 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, जिसमें मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने इसकी मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी। तो उस समय इलाहाबाद के अधिवेशन में उन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग देश की थ्योरी दी थी। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, अलग प्रांत नहीं, एक अलग देश की उन्होंने मांग रखी। और उसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रहमत अली चौधरी। हाँ, तो इन रहमत अली चौधरी ने इन्होंने पाकिस्तान शब्द को प्रपोज किया था। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के स्कॉलर थे और उन्होंने पाकिस्तान शब्द मुस्लिमों के लिए प्रपोज किया था। और जो मोहम्मद इकबाल है उन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग देश का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये तो आपका हो गया इलाहाबाद का जो मुस्लिम का अधिवेशन हुआ था। यह आपको याद रखना है, कभी अगर पूछा जाता है कि ये जो पाकिस्तान शब्द है इसको कब स्वीकार किया गया, तो इसको स्वीकार किया गया था 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि 1940 में एक मुस्लिम लीग की एक बैठक होगी लाहौर में, और उसमें अब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान नाम से एक अलग देश की मांग का मुद्दा प्रभावी रूप से उठाया जाएगा। तो अभी हम लोग उसकी आगे बात करेंगे। अभी हमने देखा 1937 का पहले इलेक्शन देखा, इसमें क्या हो रहा है देखिए, 6 प्रांतों में तो सरकार बना ली कांग्रेस ने, 2 प्रांतों में गठबंधन में रही सरकार, गठबंधन में रही कांग्रेस, लेकिन सरकार दूसरी पार्टी की बनी। अन्य जो 3 ही ऐसे थे जिसमें कांग्रेस बिल्कुल शामिल नहीं थी, पंजाब और बंगाल ऐसे थे जिसमें मुस्लिम लीग ने गठबंधन के द्वारा सरकार बनाया। ठीक है, ये तो हो गया कांग्रेस का सरकार में शामिल होना। अब इसके बाद क्या घटना देखते हैं कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जर्मनी के द्वारा पोलैंड में आक्रमण किया जाता है। उसी के 2 ही 3 दिन के बाद ब्रिटेन भी उस युद्ध में कूद पड़ता है पोलैंड की ओर से, और इससे क्या होता है कि इससे एक युद्ध का माहौल तैयार हो जाता है, युद्ध चालू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अब जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश की ये मंशा थी कि भारतीय भी इस युद्ध में उनका साथ दें, और जो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, जो भी बड़ी जो पार्टी हैं, इन पार्टी से, क्योंकि अब ये भी सरकार में शामिल है, इनसे बिना सलाह मशुरा करे, बिना इनसे राय लिए, और अंग्रेजों के द्वारा भारत को भी इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी जाती है कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है और हमारा साथ दे रहा है। इससे क्या होता है कि जो ये कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या फिर अदर जो पार्टी हैं, इनके जो नेता हैं,
ये सब नाखुश हो जाते हैं कि हम सरकार में हैं और हमसे भी नहीं पूछा जा रहा, तो फिर सरकार की आवश्यकता ही क्या है। कांग्रेस क्या करेगी कि अब जो है कांग्रेस एक प्रस्ताव लेके आएगी और उस प्रस्ताव में ये डिसीजन लिया जाएगा कि अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस समय जो सारी पार्टीज हैं, मुख्य रूप से कांग्रेस, ये सब भारत की भारत को एक डोमिनियन स्टेट की मांग कर ही रहे हैं या फिर भारत में एक संविधान सभा के गठन की मांग कर ही रहे थे। तो ये हुआ कि अब ये एक अवसर अच्छा है और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अंग्रेजों का हमें साथ नहीं देना, और अगर साथ देंगे भी तो अपनी शर्तें, कुछ शर्तों के आधार पर हम साथ देंगे। ठीक है, तो यही दौर प्रारंभ होता है। अब कांग्रेस के द्वारा जो शर्तें रखी जाती हैं उन शर्तों में यही चीजें शामिल थी कि भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए, भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। लेकिन उस समय अंग्रेजों के द्वारा उस समय तत्कालिक जो वायसराय है उसके द्वारा इन बातों को, इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया था, और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि कांग्रेस ने 29 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ठीक। तो 29 अक्टूबर 1939 को क्या हो रहा है, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और उस बैठक में डिसीजन लिया गया कि अब जो है कांग्रेस ने जिस जिस प्रांतों में सरकार का गठन किया है वो सभी प्रांतों से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और 29 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने सभी प्रांतों से, जहां जैसे सरकार का गठन किया हुआ था, सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया और सरकार बर्खास्त हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की काफी खुन्नस खाती थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना अब 22 दिसंबर 1939 के दिन को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मुक्ति दिवस क्यों? क्योंकि अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया है, तो एक तरीके से कांग्रेस की सरकार बर्खास्त हो गई। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मुस्लिम जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो 22 दिसंबर 1939 का जो दिन है इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं, और मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 का जो दिन है 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों सेलिब्रेट किया गया? तो कांग्रेस, इसमें आपको आंसर देना है, कांग्रेस के द्वारा सभी प्रांतों से इस्तीफा दे देने के कारण। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुक्ति दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 22 दिसंबर को। जब मुक्ति दिवस किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के, बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना के ही प्रपोजल पर 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया गया। ठीक, अब हम देखेंगे 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया गया। उसी के जस्ट 3 महीने बाद ही मार्च 1940 में मुस्लिम लीग की लाहौर में बैठक होती है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, और उस लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्ताव पास किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और प्रस्ताव क्या था? वो प्रस्ताव था मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग से संबंधित, यह पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित। तो देखिए, मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में, मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उस लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की जो गठन का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया कि जो है अब हमें पृथक निर्वाचक मंडल नहीं चाहिए, बल्कि अब हमको एक बिल्कुल पृथक देश चाहिए जो कि मुसलमानों के लिए होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया मुक्ति दिवस, और पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हो गया, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया 29 अक्टूबर 1939 को। कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा देने का कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों के मर्जी के भारत को झोंक देना। ठीक है, भारतीयों से बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देना ब्रिटिश के द्वारा। तो ये रहा कांग्रेस के द्वारा अपने जो प्रांतीय जो सरकार है प्रांतों से इस्तीफा दे देने का। ठीक है, तो ये एक आपको क्रमवार ढंग से याद रखना है,
1937 में, जनवरी 1937 में चुनाव होता है। अक्टूबर 1939 में तकरीबन 28 महीने की सरकार बनी, ठीक है, 28 महीने तक ही, ये भी आपको याद रखना है, केवल 28 मंथ तक ही कांग्रेस सरकार में रहती है और 28 मंथ के बाद कांग्रेस इस्तीफा दे देगी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके इस्तीफा देने के कारण मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव को, ठीक है। चलिए अगस्त प्रस्ताव क्या है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि भारत में जो ये सांप्रदायिक माहौल बन रहा है या फिर भारत में जो संविधान सभा की मांग को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, तो उन आंदोलन को दबाने के लिए और भारतीयों का जो है सहयोग प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि इस समय तक अमेरिका के द्वारा या फिर अदर जो यूरोपीय राष्ट्र हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं अपने अपने यहाँ, उनके द्वारा ब्रिटेन के ऊपर ये दबाव बनाने लगा गया कि भारत को भी कैसे भी करके भारत का भी सहयोग प्राप्त किया जाए, क्योंकि इस समय तक अगस्त 1940 आते आते, इस जो जून जुलाई 1940 आते आते जर्मनी का पलटा एक तरीके से भारी होने लग गया था। तो अब यह आवश्यकता महसूस हो गई कि भारत को भी भारत का भी सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लेना आवश्यक है। और वहीं दूसरी ओर जापान का भी खतरा बना हुआ था कि जापान भी भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर आक्रमण कर सकता है किसी भी समय, ठीक है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर जापान किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। तो इसी कारण से ये कुछ आधार थे, एक तो जापान के द्वारा आक्रमण का भय और दूसरा अमेरिका और जो अन्य जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उनके द्वारा ब्रिटेन पर दबाव बनाना कि भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। इन्हीं कारणों की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है और बिल के आधार पर एक प्रस्ताव भारत भेजा जाता है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधानों को हम देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो प्रमुख प्रावधान हम देखेंगे। सबसे जो पहला है वो है वायसराय की परिषद का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कुछ भारतीय सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि वायसराय की परिषद हुआ करती थी, जैसे हम लोगों ने देखा जो रिजर्व सब्जेक्ट है, आरक्षित सब्जेक्ट, वो भी जो वायसराय की परिषद है उसकी सलाह पर ही कार्य किया जाता है वायसराय के द्वारा। तो वायसराय की जो परिषद है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए अभी तक इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को नहीं शामिल किया जा रहा था, तो अब इसमें अगस्त प्रस्ताव में ये प्रस्ताव दिया गया भारतीयों को उनका साथ लेने के लिए कि एक तो वायसराय की परिषद का हम विस्तार करेंगे और दूसरा क्या, इसमें जो भारतीय हैं भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। एक तो ये इन लोगों ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा प्रावधान रखा इसमें, ठीक है। दूसरा जो प्रावधान था ये था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में एक औपनिवेशिक जो लाभ है उसकी पूर्ति ही नहीं है, बल्कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में संविधान सभा का भी निर्माण करने के लिए तत्पर है, ठीक है। तो इसमें ये कह दिया गया कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव, ये भी दिया गया कि भारत में एक संविधान सभा का हम निर्माण भी कराएंगे, ठीक है। एक इसमें प्रावधान ये भी था कि जो युद्ध चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता हेतु युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन। इसमें एक प्रावधान इसमें यह भी था कि युद्ध में सहायता के लिए एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि सलाह वगैरह देगा, ठीक है, कि किस मोर्चे पर हमें युद्ध लड़ना है फिर नहीं लड़ना है, ठीक है। तो ये सब चीजें,
तो युद्ध में सहायता हेतु की युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ये भी इस अगस्त प्रस्ताव में शामिल था। ठीक है, ये तो हो ही गया कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। कहा गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा क्या मतलब? संविधान सभा। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाएगा। एक इसमें यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों के भी हितों को ध्यान में रखा जाएगा। यह भी कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा और अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी तरीके का नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी कहा गया कि जब संविधान सभा का गठन होगा तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कि अल्पसंख्यकों के हितों में किसी भी तरीके का नकारात्मक परिवर्तन ना हो। लेकिन ध्यान देने योग्य है कि इसमें कहीं पर भी अलग देश की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जबकि हम देख रहे हैं कि जो लाहौर अधिवेशन है भारत में, उसमें मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग देश की मांग का प्रस्ताव रखा गया था और अगस्त प्रस्ताव के द्वारा मुस्लिम लीग की जो अलग देश की मांग का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, चलो तो अब यहां से आपसे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं अगस्त प्रस्ताव से। पहली बात तो ये कि क्या उसमें अलग देश की मांग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है? तो नहीं। दूसरा, पहली बार अगस्त प्रस्ताव के द्वारा आधिकारिक तौर से पहली बार भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की मंजूरी दी गई। यानी कि पहली बार अंग्रेजों के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया आधिकारिक तौर से कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण कराया जाएगा। ठीक, तो और एक पॉइंट ये कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें किस प्रस्ताव के द्वारा भारतीयों को भी शामिल करने का जो प्रपोजल है वो दिया गया। तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि पहली बार आधिकारिक तौर से स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। लॉर्ड वेवेल उस समय वायसराय भारत के, और उस समय जो तत्कालिक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं तो उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द भारत का जो सहयोग है वो प्राप्त किया जाए, क्योंकि अगले ही साल चुनाव होने वाले थे। ठीक है, दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव पड़ रहा था कि भारत का जल्दी से जल्दी सहयोग लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध में फिर स्थिति बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव हमने प्रमुख प्रावधान देख लिए। अब हम देखेंगे कि भारतीयों की क्या प्रक्रियाएं रही। भारतीय प्रतिक्रियाओं में हम देखेंगे कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं और मुस्लिम लीग की भी प्रतिक्रियाएं। तो देखिए, कांग्रेस ने भी इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा
और एक संविधान सभा के निर्माण का गठन किया जाएगा, लेकिन उसका जो प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल होगा, यानी कि उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन उसका जो हेड है वो कौन होगा, वो वायसराय होगा, यानी कि ब्रिटेन के नियंत्रण में संविधान सभा के गठन का कार्य होगा। तो जो कांग्रेस है उसने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया को अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक तो इसमें डोमिनियन स्टेट के लिए कहा गया था, और कांग्रेस ने अपने जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने अब डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की का मुद्दा उठाया था, या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी कांग्रेस। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, और कांग्रेस क्या मांग कर रही थी, कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। इस वजह से कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड रहा। तो मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त प्रस्ताव के प्रावधानों को मानने से मना कर दिया। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग की तरफ भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग इस समय मांग कर रही थी कि हमको भी एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान नाम से, लेकिन अगस्त प्रस्ताव के द्वारा कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि मुस्लिम लीग के लिए अलग देश का प्रावधान किया जाएगा, या फिर एक अलग देश की जो उनकी मांग है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है पाकिस्तान के गठन की बात नहीं की गई थी, गठन की बात स्वीकार नहीं की गई थी, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब अगस्त प्रस्ताव क्या है, ना ही कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और ना ही मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। सीधी सी बात है कि अब अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया। इसी अगस्त प्रस्ताव के समय की ही एक हम लोग घटना देखेंगे जिसको कहते हैं दिल्ली चलो। जब अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कोई जो पूर्ण स्वतंत्रता का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया था, जो कि कांग्रेस की मुख्य मुद्दा था, तो इसी समय महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा फेक मूवमेंट चलाया जाता है दिल्ली चलो नाम से। तो इसी समय की घटना है जब अगस्त प्रस्ताव भारत आता है। ठीक उसी के जस्ट आगे हम घटना देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब ये अगस्त प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया जाता है, जब ये असफल हो जाता है अगस्त प्रस्ताव, उसी के बाद अब व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया जाता है। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले जो सत्याग्रही बने 17 अक्टूबर को विनोबा भावे के द्वारा। 17 अक्टूबर 1940 को सर्वप्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जिन्होंने भागीदारी की, या पहले जो सत्याग्रही बने वो बने विनोबा भावे। कब? 17 अक्टूबर 1940। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। फिर देखते हैं लोग करीब 25,000 लोग इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हो गए, और लगभग 20,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई इसी के तुरंत बाद। ठीक है, तो ये जो रहा अगस्त प्रस्ताव के समय की घटना। एक तो हमने प्रमुख प्रावधान देख लिया, प्रतिक्रिया देख ली। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार न होने के कारण कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान की बात, गठन की बात उसमें कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया था, या उस पाकिस्तान के गठन की मांग स्वीकार नहीं की गई थी, तो मुस्लिम लीग ने इसको रिफ्यूज, मानने से मना कर दिया। तुरंत व्यक्तिगत सत्याग्रह इसी के परिणाम स्वरूप प्रारंभ होता है कि अगस्त प्रस्ताव में कोई भी संतोषजनक बातें प्रावधान नहीं किए गए, इसी कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे, और कब? 17 अक्टूबर 1940 को उन्होंने प्रारंभ किया। दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद लगभग 25,000 लोगों ने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में अपना योगदान दिया, और तकरीबन 20,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई। ठीक है, ये रहा अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव जब असफल हो गया, वापस इंग्लैंड चला गया, तो अब इसके बाद एक मिशन भेजा जाता है, एक प्रस्ताव भेजा जाता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य थे जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। उन स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विचार करने के लिए, और जो सांप्रदायिक जो माहौल चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए, और स्वाभाविक सी बात है कि भारत का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव भारत भेजा गया जिसको क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। और क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें भी देखिए अगस्त प्रस्ताव जब वापस चला गया तो अब क्रिप्स प्रस्ताव आता है। किसकी अध्यक्षता में आ रहा है? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स,
स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश पार्लियामेंट की सदस्य हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आया 30 मार्च 1942 को। उद्देश्य क्या था इनका? भारतीयों की जो है वो लेना, सहयोग प्राप्त करना दूसरे विश्व युद्ध के लिए, और दूसरी तरफ संवैधानिक जो प्रावधान है उनके बारे में विचार विमर्श करना कि किस तरीके से संवैधानिक सभा का गठन किया जा सकता है। तो एक तरीके से सभी जो पार्टियां हैं सभी पार्टियों को बुला करके और उनकी आपसी सहमति के द्वारा और संविधान के निर्माण के जो प्रस्ताव उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, ये प्रमुख उद्देश्य था क्रिप्स प्रस्ताव का। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्रिप्स प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या रहे। प्रमुख प्रावधान, ठीक है, चलो प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा इसके प्रमुख प्रावधान में था कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक भारत का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो सत्ता है उस सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश के द्वारा मतलब ब्रिटिश से भारतीयों में किया जाएगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव में एक प्रमुख प्रावधान ये था कि युद्ध की द्वितीय जो विश्व युद्ध है, इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कराया जाएगा और साथ ही साथ जो भारतीय हैं भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, यानी ब्रिटिश की सत्ता भारतीयों में हस्तांतरित होगी। लेकिन इस प्रावधान में कहीं पर भी इस प्रोसेस का जिक्र नहीं था कि किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा, केवल ये पर कहा गया था कि सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, किस प्रोसेस से किया जाएगा, क्या इसके प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, एक तो प्रमुख प्रावधान ये रहा। दूसरे प्रावधान की बात करते हैं। एक तो युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा इसमें कहा गया कि जो भारत है भारत को औपनिवेशिक भारत का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक भारत का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, एक देखिए मुख्य और है कि भारतीयों को प्रशासन में भरपूर अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रावधान रहे। युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक भारत का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को भी प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में भरपूर अवसर प्रदान किया जाएगा। एक प्रावधान ये रहा। साथ ही साथ युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। तो हम देखेंगे कि कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या रहा, क्या प्रतिक्रियाएं रही।
तो देखिए कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस का स्वीकार करने के पीछे का कारण यही था कि इन्होंने फिर से डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा देने की बात स्वीकार की थी, लेकिन कांग्रेस मांग कर रहे थे पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र की, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। साथ ही साथ सत्ता के हस्तांतरण की तो बात की गई थी, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया की कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो कांग्रेसियों ने या जो मुख्य नेता उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए तो कि आप किस तरीके से, आप क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे आप हस्तांतरण करेंगे। सिर्फ ये बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हस्तांतरण हो जाएगा। तो अब इसमें एक भी फेथ, एक भी बिलीव किसी का हुआ नहीं। इसी को जो क्रिप्स प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है, इसी को महात्मा गांधी के द्वारा इस क्रिप्स प्रस्ताव को ही बाद की तारीख का चेक करके संबोधित किया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा इस क्रिप्स प्रस्ताव को ही बाद की तारीख का चेक करके संबोधित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस प्रस्ताव को जो है रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा बैंक की तरीके का है जो दिवालिया होने वाला है या जो बंद होने वाला है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा, महात्मा गांधी का ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा आता है कि बाद की तारीख का चेक कह करके किस प्रस्ताव को संबोधित किया महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो वो है आपका क्रिप्स प्रस्ताव। अब देखते हैं मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड रहा। मुस्लिम लीग का फिर वही रवैया कि इसमें भी नहीं, अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसमें भी पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, ठीक है। तो अब जो ना ही कांग्रेस के द्वारा ना ही मुस्लिम लीग के द्वारा इस क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया नहीं गया, इस कारण से क्रिप्स प्रस्ताव में वापस चला गया। ठीक, अब जब क्रिप्स प्रस्ताव वापस जाता है तो इसके बाद क्या हम देखें घटना, इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा जब क्रिप्स प्रस्ताव में भी कोई समाधान निकला नहीं, तो अब इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाएगी। ठीक, पहले कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई वर्धा में 4 जुलाई 1942 को, ठीक है, 4 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी वर्धा में, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाएगा कार्यकारिणी समिति के द्वारा, ठीक है। यानी कि एक जो प्रस्ताव है कि अब भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहिए हमें, तो ये वर्धा में जो मीटिंग हुई थी कार्यकारिणी समिति की, उसमें प्रस्ताव रखा गया था। और फिर बंबई के ग्वालियर टैंक नामक जगह पर 8 अगस्त 1942 को कार्यकारिणी समिति की एक बार फिर से पुनः बैठक होती है और इस बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, ये 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक नामक जगह पर जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, उसमें इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। वर्धा में देखिए प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और इसी के साथ एक आंदोलन प्रारंभ हो जाता है जिसका नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कारण इसके क्या रहे, तो कारण यही क्रिप्स प्रस्ताव का असफल हो जाना, अगस्त प्रस्ताव का असफल हो जाना, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों की मांगों को स्वीकार न किया जाना और भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन खींचने का प्रयास किया जाना, ठीक है। तो ये कुछ कारण रहे भारत छोड़ो आंदोलन के। अच्छा, एक प्रमुख कारण ये भी था कि जापान के द्वारा भारतीय सीमाओं में घुसने का प्रयास, भारतीय सीमाओं में घुसने का प्रयास, एक तो ये हो गया कारण। एक कारण हो गया क्रिप्स प्रस्ताव का असफल होना, असफलता, ठीक है। और भारत का जो गतिरोध चल रहा था, उस गतिरोध का तीव्र होना, उस गतिरोध का कोई सोल्यूशन न निकलना, तो ये रहे कारण भारत छोड़ो आंदोलन के। अब अगर हम आरंभ और विकास की बात करते हैं, आरंभ की, तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बताई कि 4 जुलाई 1942 को
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठती है और वर्धा में, और वहां पर ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कि भारत ये ऐसा आंदोलन हमें एक देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहिए। उसी के परिणाम स्वरूप 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में एक प्रस्ताव को पास कर लिया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन अब प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा फिर से एक बार नेतृत्व किया जाता है इस आंदोलन का, और अब भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा भारतीयों से कुछ आह्वान किया जाएगा, कुछ उनके सामने कुछ प्रावधान रखे जाएंगे। तो इसमें जो है जैसे कि इनके जो पहले जो पुराने हम लोगों ने आंदोलन देखे उसमें महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया कि सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है, या फिर कार्यों का बहिष्कार कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये कहा कि अगर कोई सैनिक है वो अगर सेना में है तो वो सेना में रहा है, वो इस्तीफा ना दे, लेकिन जब इस आंदोलन से संबंधित जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी आंदोलनकारी हैं, इन पर गोली न चलाए, ठीक है, इन पर गोली चलाने से मना करते, मतलब इस्तीफा न दे, या फिर अगर कोई अधिकारी है तो अधिकारी अपने पोस्ट से इस्तीफा न दे, अपने उसी ऑफिस में रहे लेकिन वहीं पर रह करके ही इस आंदोलन को समर्थन दे। ठीक है, विद्यार्थियों से का आह्वान किया गया, कहा गया कि विद्यार्थी अगर चाहें, अगर वो पूर्ण संतुष्ट हैं तो वो विद्यालयों और स्कूलों का बहिष्कार कर सकते हैं, अन्यथा वो अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना करें, विद्यालयों कॉलेजों में रहें और वहीं से वो इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान करते रहें, समर्थन देते रहें। ठीक है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको भी काफी व्यापक जो है प्रतिक्रिया मिली, काफी ज्यादा व्यापक समर्थन मिला, चाहे वो गरीब तबका हो, किसान हो, मजदूर वर्ग हो, महिलाएं हो, विद्यार्थी हो, ठीक है, या फिर सैनिक हो, यानी एक पूरे के पूरे काफी बड़े वर्ग का इसको समर्थन मिला भारत छोड़ो आंदोलन को। इसी कारण से भारत छोड़ो आंदोलन भी बहुत जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आज 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने का, प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। यह घोषणा की जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक मूवमेंट प्रारंभ किया जाएगा। इसी के जस्ट अगले दिन ही 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी को और जितने भी मुख्य नेता हैं, जितने भी अन्य मुख्य नेता थे, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, जितने भी मुख्य नेता हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बावजूद जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन काफी व्यापक रूप लेता है। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, नेतृत्व विहीन हो जाता है ये आंदोलन, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में काफी व्यापक रूप से फैलता है ये आंदोलन। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि जो देसी रियासत के जो शासक हैं उन देसी रियासतों के शासकों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, अच्छा, कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि मिदनापुर हो गया, बलिया हो गया, और एक क्षेत्र और है सतारा। इन 3 जगह पर क्रांतिकारियों के द्वारा अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाता है। इन 3 जगह पर तो क्रांतिकारियों के द्वारा अंतरिम सरकार का भी गठन कर लिया जाता है इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या रही। जो ब्रिटिश है उनके द्वारा इस भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में क्या प्रतिक्रिया रही। तो 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। 9 अगस्त को ही अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त को अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, और इस ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा ही 9 अगस्त को महात्मा गांधी और जो अन्य मुख्य नेता थे जो कि इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान कर सकते थे, उन सभी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो, और अच्छा, सभी नेताओं को ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर गिरफ्तार करके रखा गया था, सभी नेताओं को अलग अलग जगह पर गिरफ्तार करके रखा गया था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में रखा गया था। ठीक है, कुछ नेताओं को बलिया में, कुछ गोरखपुर में, से सबको अलग अलग जेलों में रखा गया था। ठीक है,
अच्छा, आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था। ठीक है, केवल आपसे महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो और चला करके महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था। ठीक है, यानी कहां पर रखा गया था। तो हमको देखना है कि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, इन दोनों को पूना के आगा खा पैलेस में, पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया था गिरफ्तार करके। ठीक है, तो आपसे केवल महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो और चला करके महात्मा गांधी को कहां पर रखा गया था गिरफ्तार करके, तो पूना के आगा खा पैलेस में। और इन्हीं के साथ सरोजिनी नायडू को भी वहीं रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल पर रखा गया था। तो इस तरीके से सभी मुख्य जो नेता हैं इन सभी को अलग अलग जगह पर रखा गया था। तो हमने देख लिया, आरंभ देख लिया कब हुआ, पहले वर्धा में 4 जुलाई को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और फिर ग्वालियर टैंक मुंबई में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रिया रही। तो ब्रिटिश के द्वारा ऑपरेशन जीरो और चला करके सभी जो मुख्य नेता हैं उन सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि ये आंदोलन इतना व्यापक रूप से चल रहा था। और दूसरी ओर इस समय जो ब्रिटिश हैं इनकी वो हालत भी नहीं थी कि भारत में बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग कर सके, क्योंकि दूसरी तरफ वो द्वितीय विश्व युद्ध में उस मोर्चे पर भी लड़ रहे थे। तो इसके कारण अब अंग्रेजों को ये, इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को ये समझ में आने लग गया कि अब भारत में बहुत लंबे समय तक नियंत्रण बना के नहीं रखा जा सकता, या भारत को बहुत समय तक गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता। तो अब यहीं से इस आंदोलन के बाद से ही अंग्रेज अब ये सोचने के लिए बाध्य हो गए कि भारत को किस तरीके से अब स्वतंत्र किया जाए, या फिर किस तरीके से भारतीयों को कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, कि इतने बड़े स्तर पर कोई भी आंदोलन न चला सके। ठीक, तो अब अंग्रेजों के द्वारा अब भारतीयों से एक तरीके से सुलह की नीति प्रारंभ की गई। ठीक, बातचीत की और सुलह की नीति प्रारंभ की गई, क्योंकि अब ये उस स्तर उस कंडीशन में भी नहीं थे अंग्रेज कि बहुत ज्यादा शक्ति का प्रयोग करके और इस विद्रोह को दबाए रखें बहुत समय तक। फिर हम देखेंगे इसी के बाद की घटना। तो श्री राजगोपालाचारी के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो ये असमंजस की जो स्थिति है, जो अलगाव की स्थिति है, तो इन दोनों में एक तरीके से सुलह कराने के लिए श्री राजगोपालाचारी के द्वारा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा 10 जुलाई 1944 को कुछ प्रस्ताव दिए गए। और इसी को CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि CR फार्मूला किसके द्वारा दिया गया, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। कब दिया गया, 10 जुलाई 1944 को दिया गया। कारण क्या था, कारण यही था कि जो गतिरोध की स्थिति जो चल रही है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उस गतिरोध की स्थिति को दूर करना, जो संवैधानिक सभा के गठन के लिए जो समस्याएं आ रही हैं कि सभी जो वर्ग हैं, सभी हिंदू मुस्लिम या जो सभी पार्टी हैं, उन सभी पार्टी मिलकर के किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, तो एक डिसीजन तैयार करना। ठीक है, ताकि जो है भारत में एक संविधान सभा का गठन का जो प्रोसेस है वो चालू हो सके। ठीक है, तो CR दास ने, अच्छा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या किया, CR दास कह रहा हूं, सॉरी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या किया, CR फॉर्मूला दिया, यहां पे लिख दे रहा हूं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो माउंटबेटन ही थे, स्वतंत्र भारत के बाद दीर्घ समय तक रहे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनके द्वारा 10 जुलाई 1944 को CR फॉर्मूला दिया गया। कारण क्या था, भारत में सांप्रदायिक समस्या है उसका समाधान करना। कारण क्या था इसका, भारत में सांप्रदायिक समस्या का समाधान करना, एक प्रमुख कारण ये था। सिफारिशें इनकी देख लेंगे, क्या इन्होंने क्या सिफारिशें थी। ठीक, CR फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा कुछ सिफारिशें, जैसे मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का सम्मान करे तथा अस्थायी गठन में कांग्रेस का सहयोग करे। इन्होंने कहा कि जो भारत की जो स्वतंत्रता
का जो प्रस्ताव चल रहा है उस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग भी अब कांग्रेस का साथ दे। यानी आवश्यक ये है कि पहले भारत को स्वतंत्रता मिले, उसके बाद में फिर जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम आपस में बैठ करके और जो भी एक दूसरे की समस्याएं हैं उनको पूरी कर लेंगे, ठीक है, उन समस्याओं को दूर कर देंगे। तो यहाँ पर राजगोपालाचारी ने क्या कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके अब पहले स्वतंत्र भारत के लिए प्रस्ताव पारित करें, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा जिन्ना से कि अभी कुछ समय के लिए आप पृथक देश की मांग को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, पहले हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लें, उसके बाद फिर बैठ करके हम लोग किसी डिसीजन पर पहुंच जाएंगे। तो एक तो ये सिफारिश की गई राजगोपालाचारी के द्वारा। दूसरा भारतीय संघ से अलग होने के प्रश्न का जो हल है वो जनमत संग्रह के द्वारा कराया जाए। तो इन्होंने एक ये कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए प्रस्ताव पारित करें, दूसरा कहा कि पृथक देश की जो मांग है, मांग का हल, मांग का जो कोई डिसीजन है वो जनमत संग्रह के द्वारा लिया जाए। यानी कि जिन क्षेत्रों को मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि इनको मिला करके मुस्लिम लीग बना दिया जाए, तो कहा गया कि यहाँ की जनता के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाए और जनमत संग्रह के द्वारा फिर किसी डिसीजन में पहुंचा जाए कि वहां पर पृथक देश का निर्माण होना चाहिए या नहीं। तो ये भी राजगोपालाचारी के द्वारा एक सिफारिश थी कि जनमत संग्रह कराया जाए। और कहा गया कि अन्य जो भी बातें हैं तो उन सभी बातों पर डिसीजन तब होगा जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि पृथक जो देश है उसकी मांग या फिर पृथक जो धर्म के आधार पर जो राज्यों का बंटवारा है उसकी जो मांग है, तो उन्होंने कहा ये सभी मांगे तब अमल में लाई जाएंगी जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद भले ही दोनों देश अलग हो जाएं, यानी उनकी जो क्षेत्र है वो अलग हो जाएं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद रक्षा, संचार, विदेशी संबंध ये सारे मुद्दे एक साथ रहे, ठीक है। तो ये भी राजगोपालाचारी ने कहा कि भले ही धर्म के आधार पर क्षेत्र अलग अलग हो जाएं, लेकिन ये मुद्दे हैं जिनकी रक्षा, संचार और विदेशी संबंध ये सभी मुद्दे एक साथ ही रहे। इन सभी मुद्दों पर ही यानी भारत और पाकिस्तान मिल करके ही कोई डिसीजन ले, ठीक है। तो इन्होंने ये मांगे रखी, बट इनकी ये मांगे कांग्रेस के द्वारा तो कुछ इन मांगों को नानुकुर करके एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा राजगोपालाचारी जो फार्मूला है CR फार्मूला, इसको पूरी तरीके से इसका विरोध किया गया, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इसका ये फार्मूला भी बहुत ज्यादा कारगर रहा नहीं का। फिर हम देखते हैं वेबल योजना। तो वेबल उस समय तत्कालीन वायसराय थे। वेबल के द्वारा भी जो तत्कालीन समय में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा दबाव बनाया गया कि भारत की जो समस्याएं हैं इनको किसी भी तरीके जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो जो लॉर्ड वेबल हैं, लॉर्ड वेबल शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं और उस समय भारत के जो मुख्य नेता थे, जो मुख्य पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर के और बातचीत करने के लिए, सुलह समझौता करने के लिए शिमला में आमंत्रित करते हैं। शिमला में उस समय जो गवर्नर वायसराय है, वायसराय आवास हुआ करता था, तो आवास में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं और वो सम्मेलन कब से पता चलता है 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक। और इसमें सभी दलों व नेताओं को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, शिमला सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। तो शिमला में सभी दलों को बुलाया जाता है लॉर्ड वेबल के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इनके बुलाने के पीछे कारण क्या था? तो वही कारण यही था कि जो सभी दल अपना अपना अलग अलग राग अलाप रहे हैं, मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रहा है, कांग्रेस कुछ मांग कर रही है, तो इन सभी को एक मंच पर उपस्थित करा करके और फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ठीक है। साथ ही साथ भारत इस समय देखिए एक तरीके से यूरोप में तो युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन अभी भी जो जापान है उसका खतरा अभी बना हुआ था, तो ये भी प्रेशर था
अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब ब्रिटेन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था ब्रिटेन के द्वारा, रशिया के द्वारा, कि जल्द से जल्द अब भारत का कोई ना कोई डिसीजन किया जाए। ठीक है, यानी भारत को एक तरीके से जापान भारत में प्रवेश न कर जाए, इसके लिए एक समझौता किया जाए भारत से और भारतीयों की सहायता ली जाए। ठीक है, तो ये भी प्रेशर अभी ही बना हुआ था, तो ये भी एक कारण रहा और इसी वजह से शिमला सम्मेलन होता है। क्या शिमला सम्मेलन का कोई बहुत ज्यादा कोई डिसीजन निकला नहीं, ये भी एक तरीके से असफल ही रहा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखते हैं तो वो है कैबिनेट मिशन। ठीक है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कैबिनेट मिशन। तो देखिए जो कैबिनेट मिशन जो योजना है, इस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का एक प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, यानी कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है कैबिनेट मिशन। इस क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर से एक प्रस्ताव पास किया जाएगा और इसके द्वारा भारत को जो वायसराय है, वायसराय को भारतीयों के लिए कैबिनेट संविधान सभा के गठन के लिए सहायता देने के लिए एक मिशन का निर्माण किया जाएगा या एक जो है मिशन भारत भेजा जाएगा। उस मिशन का नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था, तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है कैबिनेट मिशन का कि संविधान सभा का गठन करने हेतु वायसराय की सहायता के लिए। तो इसका गठन कैबिनेट मिशन क्यों किया गया कि वायसराय भारत में जो संविधान सभा का गठन का जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया कर रहा है वायसराय, उस प्रक्रिया में संविधान सभा के गठन के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन का ये कार्य था। कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर हैं। ठीक है, पहला कौन है? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। देखिए ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस क्या है? ये तत्कालीन समय में भारत के सचिव हैं। जो भारत सचिव का एक पद मैंने बताया था आप लोगों को, भारत सचिव का एक पद 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, जो क्राउन के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया था उसके द्वारा जो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके द्वारा भारत में भारत सचिव के पद का विसर्जन किया गया था। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये जो तत्कालीन समय में भारत सचिव, ये है इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। यानी कि अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा जाता है वायसराय की कार्यों में सहायता के लिए। 2 अन्य इसमें सदस्य थे, उसमें से एक हो गए एवी अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन लेकर के भारत आए थे। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव लेकर जो भारत आए थे। तो ये 3 सदस्य एक मिशन भारत भेजा जाता है वायसराय के कार्यों में सहायता करने के लिए। ये जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन ही अब भारत में संविधान सभा के लिए सीटों का निर्धारण करेगा। ठीक, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन के लिए सीटों का निर्धारण करेगा। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में 389 सीटों का निर्धारण किया जाएगा। 300 यानी कि जो संविधान सभा है, तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा में 389 सीटें निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, इन 389 सीटों का पार्टीशन कैसे किया गया? तो देखिए 389 सीटों में 292 सीटें जो ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं, इन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 292 सीटें दी गई। 4 सीटें दी गई चीफ कमिश्नरी को, मुख्य जो आयुक्त क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी, जो चीफ कमिश्नरी है, ठीक है, मुख्य आयुक्त क्षेत्र। ये चीफ कमिश्नरी कौन कौन से हैं? इनको दी गई थी 4 सीटें। इसमें एक है आपका अजमेर, एक है आपका कुर्ग, एक आपका बलूचिस्तान और एक आपका दिल्ली। तो ये 4 सीटें दी गई जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उनको, और 93 सीटें दी गई देसी रियासतों को। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल 389 सीटों, संविधान सभा में कुल 389 सीटों का निर्धारण किया गया, जिसमें से 292 सीटें ब्रिटिश भारतीय प्रांत को, 4 सीटें चीफ कमिश्नरी को जिसमें अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली, और 93 सीटें देसी रियासतों को।
जिनमें से ये जो 292 और प्लस 4 जो सीटें हैं, यानी कि 296 सीटें हैं, इनको भरा जाना था इलेक्शन के द्वारा। इन पे क्या होना था? इन पर होना था इलेक्शन। और जो 93 सीटें हैं देशी रियासतों के जो 93 सीटें जो निर्धारित की गई थी, इनमें नॉमिनेशन के द्वारा भरा जाना था। यानी कि जो उन देशी रियासतों के जो राजा महाराजा होंगे, उनके द्वारा अपना एक प्रतिनिधि नॉमिनेट किया जाएगा और उसको संविधान सभा में भेजा जाएगा। ठीक है, तो कुल 296 सीटों में इलेक्शन और 93 सीटें नॉमिनेटेड की गई। ये जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा में सीटों का निर्धारण किया गया। अच्छा, ये सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया? तो उस समय भारत में तकरीबन 39 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। ठीक है, तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सीट, इस अनुपात में सीटों का निर्धारण किया गया। तो मतलब कि 39 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर कितनी सीटें हो गई? लगभग 389 सीटें हो गई। ठीक है, तो ये आपकी कैबिनेट मिशन ने इतनी सीटों का निर्धारण किया। कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश पर भारत में एक संविधान सभा का गठन हुआ। अब 296 जो सीटें हैं, 296 जो सीटें हैं, इन 296 सीटों में क्या होगा? इलेक्शन होता है। ठीक है, तो संविधान सभा का इलेक्शन होगा जुलाई अगस्त में। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का इलेक्शन होगा। और इन 296 सीटों में, जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों में 208 सीटें मिलेगी कांग्रेस को, 73 सीटें मिलेगी मुस्लिम लीग को, और 15 सीटें मिल गई मतलब अन्य जो पार्टी थी या निर्दलीय जो लोग थे उनको, निर्दलीय व अन्य पार्टी को। ठीक है, तो 296 सीटों में इलेक्शन हुआ, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिल गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिल गई और 15 सीटें निर्दलीय या अन्य जो पार्टी उनको मिल गई। अब देखिए, इससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से इस इलेक्शन का ही बहिष्कार कर दिया, यानी संविधान सभा में उपस्थित होने का ही बहिष्कार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस के पास तो 208 सीटें हैं, इसलिए कांग्रेस संविधान सभा में बहुमत से होगी, इसलिए वो जो भी चाहेगी वही कानून पास करा देगी कांग्रेस, क्योंकि बहुमत में है। इस वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने का से बहिष्कार कर दिया। ठीक है, दूसरी ओर ये भी प्रावधान किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि जब तक एक संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता और उसके द्वारा संविधान तैयार नहीं कर दिया जाता, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, और अंतरिम सरकार कौन है? अंतरिम सरकार का गठन किसमें किया जाएगा? तो जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, उसी में भारतीय सदस्यों को शामिल करके और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा एक अंतरिम सरकार का भी प्रावधान किया गया। कहा गया कि जब तक भारत का संविधान रेडी नहीं होता, तब तक जो इंटरिम गवर्नमेंट है, यही भारत का जो कानून वगैरह है, जो भी प्रशासन है, उस प्रशासन को चलाएगी। इस अंतरिम सरकार में कहा गया कि सभी जो सदस्य हैं, सभी सदस्य भारतीय होंगे, केवल एक गवर्नर जनरल और एक चीफ, जो सेना का चीफ होगा। ठीक है, यानी सेनापति, ये दो होंगे ब्रिटिश। ठीक है, तो गवर्नर जनरल और सेनापति ब्रिटिश होंगे उस अंतरिम गवर्नमेंट में, और बाकी सभी सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। तो इस अंतरिम सरकार में भी शामिल होने से मुस्लिम लीग ने मना कर दिया 26 अक्टूबर को। देखिए अब क्या होता है, जुलाई अगस्त में इंटरिम गवर्नमेंट का गठन होता है, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट शामिल होने से मना कर दिया जाता है। तो अब कांग्रेस के द्वारा सरकार का गठन कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी एक रास्ता खुला छोड़ा जाएगा मुस्लिम लीग के प्रवेश के लिए। आखिरकार क्या होगा कि 26 अक्टूबर 1946 को जो तत्कालीन वायसराय है वेबल, उसके प्रयासों के कारण मुस्लिम लीग भी अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है, और 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन होता है। सरकार का पुनर्गठन होगा। ठीक है, और इस सरकार का पुनर्गठन होगा, इसमें अब कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गई। अब इन दोनों के द्वारा सरकार का गठन किया गया। ठीक है, लेकिन वहीं जब संविधान सभा का जब इलेक्शन हुआ, उसमें जब कांग्रेस बहुमत में आ गई, तो मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया, और अब इस इंटरिम गवर्नमेंट से भी इसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे
कि मुस्लिम लीग के द्वारा तो सीटें, चूंकि कांग्रेस के द्वारा सीटें तो प्राप्त कर ली गई। 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की पहली बैठक भी होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो देखिए उस पहली बैठक में उपस्थित तो सभी को होना चाहिए था, लेकिन अभी इस पहली बैठक तक जो देशी रियासत है उन्होंने अभी तक अपना भविष्य ही तय नहीं किया था कि हमें किसके साथ जाना है। ठीक है, दूसरी बात, इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भी इस पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया और इस कारण से इस पहली बैठक में मात्र 211 सदस्य ही शामिल हुए। ठीक है, इस पहली बैठक में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में, जो कि सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में बैठी थी, इस पहली बैठक में मात्र 211 सदस्य शामिल हुए। इन 11 सदस्यों में 9 महिलाएं भी थी। ठीक है, इन 11 सदस्यों में 9 महिलाएं भी थी। 211 सदस्य पहली बैठक में बैठे। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए, तो 211 सदस्य, जिसमें से 9 महिलाएं भी थी। ठीक है, फिर 11 दिसंबर के बाद हम देखते हैं, सॉरी 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है अध्यक्ष। ठीक है, मुस्लिम लीग से बातचीत की जाती है कि आप आइए बैठिए, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं आती। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अभी संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अभी भी मुस्लिम लीग का इंतजार हो रहा है कि शायद वो किसी तरीके से वापस से शामिल हो जाए संविधान सभा में। लेकिन जनवरी आते आते 22 जनवरी 1946 तक ये कंफर्म हो जाता है कि अब मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं होगी। इसी वजह से इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बना, हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। तो ये हम लोगों ने देख लिया कैबिनेट मिशन के बारे में, सारी चीजें, कितनी सीटें, कैसे इलेक्शन हुआ, क्या क्या प्रोसेस है, ये तक हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब देखते हैं हम लोग अंतिम माउंटबेटन योजना। तो देखिए, वायसराय लॉर्ड वेवेल के बाद भारत में वायसराय बना के भेजे जाते हैं लॉर्ड लुई माउंटबेटन। अब ये जब माउंटबेटन भारत आते हैं तो अभी समय तक ये कंफर्म हो गया था कि भारत को आगामी कुछ ही समय में भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास हो गया कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो इसी उद्देश्य के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया कि क्या किस प्रोसेस से भारत को स्वतंत्रता देने का कार्य किया जाए। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर तैयार किया जाता है। तो इसको हम लोग 3 जून प्रस्ताव भी बोलते हैं। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून को ही प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसके आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये सिफारिश की जाती है कि किन किन आधारों पर भारत को किस तरीके से स्वतंत्र घोषित किया सकता है। ठीक है, तो ये सारी सिफारिशें जो थी उसी को हम लोग 3 जून प्रस्ताव ही बोलते हैं। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि अब भारत का बंटवारा होगा। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा भारत का बंटवारा और भारत को स्वतंत्र करने की जो प्रस्ताव है, जो योजना वो पारित कर दी जाती है। तो इसे माउंटबेटन योजना के ही आधार पर, इस माउंटबेटन योजना के तहत ही एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, जिसमें से आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के क्षेत्र है, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, ये सब असम का सिलहट वाला जो क्षेत्र है, ये सभी मुस्लिम लीग को मिल जाते हैं और उसके आधार पर पाकिस्तान का गठन रहता है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर हम देखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और इसके आधार पर हम देखेंगे 2 स्वतंत्र देशों का गठन हो जाएगा और दोनों में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है, ये कहा गया कि जो संविधान सभा है, तो अब चूंकि संविधान सभा भी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाएंगे, कुछ भारत में रह जाएंगे, तो अब संविधान सभा की भी जो सीटें हैं 389 सीटें, उनमें भी बंटवारा हो जाएगा
और एक आ गया कि अब दोनों ही जो देश हैं, दोनों देशों के लिए पृथक संविधान सभा का गठन होगा। पृथक संविधान सभा का गठन होगा। जो पृथक संविधान सभा है ये दो अपने अपने देशों के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, और जब तक इसका संविधान का निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इन दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं माउंटबेटन। ठीक है, अगले साल 1948 में माउंटबेटन ब्रिटेन चले जाते हैं, और अगले ही साल जो राजगोपालाचारी हैं, ये राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल 1948 में बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की जाती है कि भारत का बंटवारा होगा, भारत और पाकिस्तान दो में कौन कौन से क्षेत्र कहाँ जाएंगे। उसके बाद एक रेड क्लिफ के अध्यक्षता में एक लाइन खींची जाएगी जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा, सीमा का निर्धारण हो जाएगा। इसी के 3 जून 1947 की योजना के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिसमें कैबिनेट मिशन ने मुख्य भूमिका निभाई। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो अब आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख विद्रोह हुए, ठीक है, उनकी हम लोग बात करेंगे, और कल से संभवतः मॉडर्न हिस्ट्री आपका वाइंड अप हो जाएगी क्लास। थैंक यू।